बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। बाज लोग अपने मुफाद की खातिर दूसरों को मुसीबत में डालने से भी बाज नहीं आते। एक ऐसे शख्स की दास्तान जिसने जिन काबू करने के लिए अपने चीनी दोस्त को कुर्बानी का बकरा बनाया। एक दोस्त की ऐसी ख्वाहिश जो दूसरे दोस्त की कुर्बानी से भी पूरी ना हो सकी। आज सुबह ही सुबह मैं तैयार होकर एयरपोर्ट पर पहुंच गया। मेरी नजरें इसके ताअक्कब में थी कि कब वो आए और मैं इससे अपनी खुशी का इजहार मोहब्बत कर सकूं। इसी लम्हे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब मैंने मुड़कर देखा तो वो मेरे सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर बेहद खुश हुए और सलाम करने के बाद एक दूसरे का हालो हवाल दरियाफ्त करने लगे। मैं इसको एयरपोर्ट से बाहर ले आया जहां मेरा ड्राइवर मेरा इंतजार कर रहा था। इसका नाम चीन लाई एन था। वो चीन का रहने वाला था। इसके हुस्नो खलाक और दीगर अच्छी आदत की बिना पर मैंने इससे चीन में ही दोस्ती की थी। मैं वहां अपने रिश्तेदारों से मिलने गया हुआ था। बाद में ये दोस्ती परवान चढ़ने लगी और हम एक दूसरे को भाइयों की तरह चाहने लगे। फिर मैं अपने रिश्तेदारों से मिलकर वापस पाकिस्तान आ गया। एक दिन मुझे अपने इस दोस्त का फोन आया कि वो कल पाकिस्तान एक जरूरी काम से आ रहा है और ये कि वो मेरे यहाँ ही क्याम करेगा। मजीद जरूरी बातें बताने के बाद इसने फोन बंद कर दिया और अगले रोज मैंने इसको एयरपोर्ट से अपने घर ले आया। हम दोनों अब घर पर मौजूद थे। खुश गप्पों से फारग होकर इसने खूब सैर होकर खाना खाया और लंबे सफर की थकान की वजह से नरम गरम बिस्तर पर घोड़े बेचकर सो गया और इसी दौरान मैं अपने घरेलू काम करने में मसरूफ हो गया। इस घर में मेरे अलावा सिर्फ एक बच्ची ही था जो कि मेरे ऑफिस टाइम में मेरे घर की देखभाल भी करता था। मुझे इससे किसी किस्म का कोई खतरा ना था। वो काबिल भरोसा बच्ची था और इसके साथ साथ वो पढ़ा लिखा भी था और मेरे दोस्त से इंग्लिश में बात कर सकता था। ये और बात थी कि वो मेरा दोस्त चीन लाई एन उर्दू जुबान बोलना और समझना जानता था। घड़ी पर इस वक्त रात के 11 बजे थे और मेरे दोस्त को सोए हुए 6 घंटे गुजर चुके थे। मैं स्टडी रूम में एक किताब का मुतालिया करने में मसरूफ था। मुझे इस किस्म की कहानियां पढ़कर बहुत मजा आता था। मैंने इसी दौरान प्यास महसूस की। मैं पानी पीने के लिए उठा और बाहर आ गया। शदीद सर्दी की एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। मैंने ठठराते हुए गिलास उठाया और पानी पीने लगा। इसी दौरान लाइट चली गई और ऐन उसी वक्त किसी बिल्ली के रोने की आवाज आई। मेरा हाथ गिलास को पकड़ने में नाकाम रहा और वो छूटकर नीचे गिर गया। ये सब एकदम होते ही मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ा और फौरन रजाई के अंदर अपने आप को छुपाकर महफूज होने का तस्वर करने लगा कि फौरन एक ख्याल मेरे जहन में आया और मेरी आंखें चमकने लगी। वो ख्याल ये था कि हम मुसलमान जनात पर यकीन रखने की वजह से इनसे खौफ रखते हैं, लेकिन अंग्रेज जो इन पर यकीन नहीं रखता इसलिए इनसे नहीं डरता। और इसके बाद मैं प्लान बनाने में मसरूफ हो गया। अगली सुबह बुच्ची ने हमें उठा दिया। हम दोनों में और मेरा दोस्त हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो गए और मैं अपने दोस्त को खाने की मेज पर ले आया। नाश्ते के दौरान मैंने अपना प्लान के मुताबिक अपने दोस्त से जनात का तज़किरा किया तो वो हंसने लगा और कहने लगा कि कामरान, तुम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन वाहियात बातों पर यकीन रखते हो। मगर मेरी सुई वही अटकी हुई थी कि किसी तरह जनात को कब्जे में लिया जाए। चीनी की मदद से मेरे दोस्त का निक नाम। इसके बाद मैं दफ्तर चला गया और मेरा दोस्त अपने किसी काम से कंप्यूटर पर कोई पैगाम टाइप करने लगा। फिर हमारी मुलाकात रात के 9 बजे हुई। जब मैंने उसे अपने प्लान से आगाह किया तो इसको छिले के बारे में बताया। वो किसी सूरत पर तैयार ना था क्योंकि वो इन बातों पर यकीन ना रखता था, लेकिन मेरी मिन्नत समात ने उसके इरादे को बदल दिया। प्रोग्राम के मुताबिक मैं इसको एक कब्रिस्तान में ले गया जहां पर इसके बैठने के लिए मखसूस जगह जो कि मैंने बनवाई थी। मैंने सब इंतजाम कर लिए थे। साइंसी आलात को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा सिस्टम अपनाया था कि मैं घर बैठे अपने टीवी पर चीनी की नकलो हरकत को देख सकता था, इसकी आवाज सुन सकता था और वो भी मेरी आवाज सुन सकता था।
1 मीटर गहरा गड़ा जिसमें चीनी ने बैठना था। इसमें ना सिर्फ साइंसी आलात फिट किए गए थे बल्कि तमाम जरूरत की चीजें इस गड्ढे में मौजूद थी। मैंने चीनी को तमाम जरूरी मालूमात दी और उसको सूरज निकलने से पहले इस खड्डे से ना निकलने की ताकीद भी की। तमाम तर बातें समझाने के बाद मैं घर की तरफ चलने लगा। ये छिला रात के 12 बजे शुरू होना था और सुबह सूरज की पहली किरण निकलते ही हमने एक जिन के मालिक बन जाना था। तकरीबन 6-7 घंटे का ये दुरानिया मेरे दोस्त ने अकेले खास मंत्र पढ़ते हुए गुजारना था। जो ही घड़ी ने रात के 12 बजने का ऐलान किया, मैं तमाम काम छोड़कर टीवी ऑन करके बैठ गया और टीवी पर नजरें जमा दी। जो ही 12 बज गए, चीनी कब्रनुमा खड्डे में जाकर बैठ गया और एक मखसूस आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। इब्तदाई 4 घंटे अगरचे तजस्सुस से भरे हुए थे, लेकिन कोई खास वाकया रूनुमा ना हुआ। इसी दौरान मैंने टीवी स्क्रीन पर देखा कि मौसम शदीद खराब होने लगा। बहुत तेज आंधी शुरू हो गई, इतनी तेज कि अगर चीनी सतह जमीन पर बैठा ना होता तो शायद हवा का प्रेशर ही इसको उठाकर छिले की हदूद से बाहर फेंक देता। उस सुरख आंधी ने बड़े बड़े दरख्तों को जड़ों से उखाड़ दिया। हर तरफ धूल उड़ने लगी, हवा भगोलों की सूरत में चलने लगी और इस भगोले की जद में आने वाली हर चीज फना होने लगी, क्योंकि 3 दरख्त इसका शिकार हो चुके थे। ये बहुत ही परेशान कुन और हैरान कुन बात थी कि आंधी की ये ताकत जिसने बड़े बड़े दरख्तों को इनकी जड़ों से उखाड़ फेंका था, एक छोटे से चिराग को बुझाने में नाकाम थी। ये चिराग छिले के असूल के मुताबिक तब तक जलता रहना था जब तक जिन कब्जे में ना आ जाता। चीनी इन बातों से हैरत ज़दा भी था और खौफज़दा भी, क्योंकि उसके साथ ये सब कुछ पहले कभी ना हुआ था और ना ही इसने कभी इसके बारे में सोचा था। घड़ी ने 5 बजने का ऐलान किया। हम अपनी कामयाबी से 1 घंटे के फासले पर थे। इसी दौरान मैंने टीवी पर देखा कि अब आंधी के साथ साथ तेज बारिश भी होने लगी, जिसकी वजह से सर्दी में कई गुना इजाफा हो गया। मेरे फिट किए हुए सेंसी कैमरे सिर्फ चीनी की तस्वीर दिखा सकते थे और उसके चेहरे के तासरात। चीनी अब काफी हद तक खौफज़दा हो गया था, क्योंकि ये सब एक नामुमकिन सी बात थी। ये बात इसके चेहरे से वाज़िह हो रही थी। खास तौर पर जब बारिश शुरू हुई तो वो मजीद परेशान हो गया। तकरीबन 5:30 बजे का वक्त था कि लाइट चली गई। मैं भागकर जनरेटर ऑन करने के लिए गया। जनरेटर ऑन करते ही मैंने टीवी पर देखा कि मैं कब्रिस्तान में खड़ा होकर चीनी को अपनी तरफ बुला रहा हूँ। मेरी समझ में सारी बात आ गई, क्योंकि मैंने चीनी को कहा था कि जब तक मैं न कहूँ तुम खड्डे से बाहर मत निकलना, ख्वाह कुछ भी हो अंदर ही रहना। इसके साथ टीवी पर दोबारा अंधेरा छा गया। गालबन बिजली की तरह जनरेटर का भी काम तमाम कर दिया गया था। मैंने फौरन जूती पहनी और कब्रिस्तान की तरफ भागने लगा ताकि फौरन इससे पहले कब्रिस्तान पहुंच जाऊं। बाहर निकलते ये देखकर मैं हैरान रह गया कि मौसम बिल्कुल साफ था। आंधी और बारिश का तो नामो निशान तक न था। अब सारी बात मेरी समझ में आ रही थी। मैंने कब्रिस्तान की तरफ दौड़ लगा दी और जो ही मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, मेरे पहुंचने में बहुत देर हो गई थी। मेरा दोस्त मेरी जान को किसी ने इस कदर बेदर्दी से मार दिया कि अब इसकी शक्ल पहचानने में दिक्कत हो रही थी। इसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया गया था और उसके बाकी तमाम अज़ा अलग पड़े थे। उसका खून अब भी निकल रहा था, गोया कि उसको अभी अभी बेदर्दी से मारा गया था। मेरे दोस्त की लाश मेरी आंखों के सामने पड़ी थी। मुझ पर गशी तारी होने लगी। आंसुओं का सैलाब आया हुआ था। शदीद गम की वजह से मेरे मुंह से आवाज निकलने का नाम न ले रही थी। ये बेचारा चीनी मेरी गलती की वजह से खून में लथपथ पड़ा था। मैं अपने दोस्त की लाश के पास बैठ गया और उसकी लाश से माफिया मांगने लगा कि मेरी गलती की वजह से वो अपनी कीमती जान से हाथ धो बैठा। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त, मेरी जान से प्यारे दोस्त, तुमने मेरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए जान दे दी। मुझे माफ कर देना, माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कभी कभी एक छोटी सी गलती किसी की जान भी ले सकती है और इस गलती को गलती नहीं बेवकूफ़ी कहा जाता है, जिसका इज़ाला करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी होता है। इस शख्स की गलती एक मासूम की जान ले गई। इसके साथ ही अब मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।